मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी। फिर वह अकेला ही यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करता हुआ मंत्री पौड्र देश में जा पहुंचा। उस देश को पार करने के लिए समुद्र से होते हुए यात्रा करनी पड़ती थी। अतः मंत्री फेर लगाने वाली एक नाव पर सवार हुआ। नाव जब बीच समंदर पहुंची तो मंत्री ने बड़ा ही अद्भुत नजारा देखा। बीच समंदर एक बड़ा ही सुंदर कल्प वृक्ष, जिसकी पत्ते सोने की भांति चमचमा रहे थे। उस वृक्ष की एक डाली पर अद्भुत आकार वाली अप्सराओं से सौंदर्य की मालकिन एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी और एक मधुर गीत गाए जा रही थी। कुछ देर गाकर उस कल्प वृक्ष सहित वो अप्सरा सी कन्या समुद्र में विलीन हो गई। मंत्री के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मंत्री को इस तरह आश्चर्यचकित देख नाविकों ने कहा, श्रीमंत, आप शायद उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहाँ अक्सर दिखाई पड़ती है। ये दिखाई देती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है। शायद आपने पहली बार देखा है, इसीलिए ऐसा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है, मंत्री बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया। कुछ और अन्य देशों में घूमते हुए मंत्री को जब काफी समय गुजर गया तो अंततः वो वापस अपने देश के लिए रवाना हो गया। लंबी राह तय करके जब मंत्री अपने अंग देश के निकट पहुंचा, तब नगर के बाहर आए कुछ गुप्तचरों ने उन्हें देखा, जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था। गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई। मंत्री के बिछुड़ने से राजा दुखी था, अतः वह स्वयं ही उसकी अगवानी हेतु नगर के बाहर पहुंचा और उसके गले लगकर उसका अभिनंदन किया। मंत्री दीर्घदर्शी को महल में लाकर जब राजा ने उसकी यात्रा का वृत्तांत पूछा, तब दीर्घदर्शी ने सुवर्ण द्वीप तक के मार्ग का सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया और उस अलौकिक कन्या का वृत्तांत भी उसने राजा को सुनाया, जो अद्वितीय और अप्सराओं सी सुंदर थी। उस कन्या की रूप राशि का वृत्तांत सुनकर राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके बिना अब उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा। राजा तुरंत मंत्री को एकांत में लेकर गया और बोला, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूँ। तुम न तो इस काम से मुझे रोको और न ही मेरे साथ चलो। मैं छिपकर अकेला ही वहां जाऊंगा। तुम मेरे राज्य की रक्षा करना, मेरी बात तुम टालना नहीं, अन्यथा तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया और उसे बहुत दिनों से उत्सुक उसके परिजनों के पास भेज दिया। घर लौटकर पत्नी से मिलकर हंसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी मंत्री दीर्घदर्शी उदास ही रहा, क्योंकि जब स्वामी असाध्य कार्य को तत्पर हो तब मंत्री कैसे खुश रह सकता है।